सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो 9 दिसंबर 2021 को ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, मैं उस पेपर के सॉल्यूशन के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। मेरे पास सेट नंबर 4 है और क्वेश्चन पेपर कोड दिया हुआ है 064/1/4 दिया हुआ है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो ज्योग्राफी का पेपर है हमारे पास, ठीक है, 35 नंबर का एक पेपर था। जितने भी चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही हैं उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको सही से आंसर्स बताऊंगा, सारे करेक्ट आंसर्स बताऊंगा जो आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर्स किए थे लगभग उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और मैप वर्क और काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने आपको कहा था कि आप सबका, अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, ध्यान से उनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आए होंगे इसमें एग्जाम में और काफ़ी चीज़ें आपने को आई होंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टर्म 1 के बाद टर्म 2 की तरफ चैप्टर्स आएंगे, जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो शेयर करेंगे और उन चीज़ों को करेंगे। चलिए हम चलते हैं चैप्टर जो हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। सेट 4 है हमारे पास में दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर निम्नलिखित राज्य जो हमारे पास दिए गए उनमें से किसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मिजोरम में ए पे, बी पे नागालैंड दिया हुआ, सी पे असम दिया और डी पे हिमाचल प्रदेश दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी मिजोरम। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। प्रवास के पहली तरंग में भारतीयों ने निम्नलिखित किन देशों के समूहों में मुख्य रूप से प्रवास किया था। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर जो उसमें गए थे लेबर क्लासेस गई थी उसके अंदर, पहली उसके अंदर, तो वो मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, श्रीलंका। बी ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। सी दिया हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और डी ऑप्शन जो दे रखा था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो ज्यादातर जो थे उसके अंदर लेबर क्लासेस थी जो उसमें काम करने के लिए जा रही थी चाय के बगानों में। तो ज्यादातर मॉरिशस, उसका करेक्ट आंसर है ए वाला मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था। मैंने कई बार क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था कि प्रतिशत वाला क्वेश्चन कई बार पूछा था, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। अगर आपको अपने ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा होगा, मेरे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को देखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए हिमाचल प्रदेश। करेक्ट इसका ए आंसर था हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए थे बिहार, ए ऑप्शन, बी मध्य प्रदेश, सी दिया था उत्तर प्रदेश, डी दिया था छत्तीसगढ़। अगर इसका करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा उत्प्रवास जो हुआ है हमारे पास में वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हमारे जो प्रवासी भारतीय जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं माइग्रेंट की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित नगरों में के विकास के वर्गीकरण की पहचान कीजिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है बी वाला, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसका करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मध्यकाल में विकसित नगरों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द टाउन डेवलप इन मिडवल पीरियड्स। मिडवल पीरियड्स के टाइम पीरियड में कौन कौन से टाउन हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, बी दिया हुआ है मदुरई, सी दिया हुआ है मुंबई और डी दे रखा है कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ए अगर आप देखें तो हैदराबाद, बी बेंगलुरु हो गया, सी चेन्नई और डी दिया लखनऊ। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, चेन्नई की सबसे ज्यादा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रूप में देखा जाए तो महानगरों में आता है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टाउन इज बबीना। बबीना जो दिया हुआ है, बबीना जो टाउन है निम्नलिखित में किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आता है। ए गैरसैंण, बी वाणिज्य नगर, सी दिया परिवहन और डी दिया औद्योगिक नगर। अगर आप 8 देखें तो गैरसैंण यानी जो आपका कंटूरमेंट होता है, कंटूरमेंट टाउन, आर्मी कैंट एरिया, उसके रूप में जाना जाता है बबीना। ठीक है, 9th ऑप्शन देखेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सी पश्चिमी प्रवाह समूह के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कम अंडर द वेस्टर्न फ्लोइंग ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ए चंबल दे रखा है, बी दिया हुआ यमुना, सी साबरमती और डी दिया है पेरियार। ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी साबरमती। साबरमती जो रिवर है वो पश्चिमी घाट की तरफ चलती है और
फर्स्ट जो सब ग्रुप है उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द ग्राउंड वाटर यूज द हाईएस्ट। भौम्य जल का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? भौम्य जल अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहा है। ए कृषि, बी औद्योगिक, सी घरेलू और डी वाणिज्य। ठीक है, तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ए, इसका मतलब एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में से किसने नीरू मीरू का कार्यक्रम चलाया था? मैंने कई बार ये क्वेश्चन बोला था कि एग्जाम में आता है आता है आता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखेंगे तो कई बार नीरू मीरू जो जल परियोजना उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था। उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो इसमें कई क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन दिया हुआ था आंध्र प्रदेश वाला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन भौम्य जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? ये क्वेश्चन तो हमने 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर्स में देखा था, लगातार आ रहा था ये, कई जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें देखने को मिल रहा था। इसका करेक्ट आंसर है डी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसमें सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपने देखा हो ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जितने भी आ रहे हैं हमने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किए लगातार उनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जल डमरू मध्य के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? जो सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज फॉर द प्लेस ऑफ म्यूजिक, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट दिया होता है उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? ठीक है, और देखा जाता है उसमें, तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो नेक का पार्ट होता है, ठीक है, ग्रीवा जिसे कहते हैं, उसको रखा जाता है। ठीक है, वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसका, जल डमरू जो होता है, ठीक है, उसके मध्य में उसका यूज किया जाता है। बाकी जगह देखें ए वाला ग्रीवा जिसे कहते हैं नेक इंग्लिश में, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच पर्यावरणशील संबंधों का अध्ययन है? 14 क्वेश्चन का आंसर आपने अगर देखा होगा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर ओपन किया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, जब मैं, अगर आपने देखा हो 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें क्वेश्चन पेपर डाला था मैंने, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था एज इट इज यही क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है एल इन सी सैंपल। सी क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है ई सी सैंपल जिसे कहा जाता है, सी करेक्ट है। और करेक्ट आंसर के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं जितने भी सैंपल पेपर्स लेकर के आता हूँ उसमें लगातार जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी भी अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की होगी उन सैंपल पेपर्स को देखा होगा तो काफी ज्यादा आप स्कोर करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, टर्म 2 हमारे हाथ में है। अगर अभी भी आप कुछ कोशिश करें, थोड़ा सा करेंगे तो आपके और भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्यवहारवादियों ने निम्नलिखित किस पहलू पर जोर दिया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में व्यवहारवादियों ने किस चीज पे सबसे ज्यादा दिया? बिहेवियर स्कूल्स ऑफ थॉट्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव, जो प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्टली जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर उनका ज्यादातर रहता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उनका लिव्ड एक्सपेक्टेंसी जो होती है, उनका अनुभव जो होता है उसका रखा जाता है एक्सपीरियंसेस का, तो वो इनमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला अगर आप देखेंगे प्रत्यक्ष अनुभव, ए वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सबसे अधिक गंभीर समस्या है? ए देखें महामारी की अधिकता, बी देखें संसाधनों का ह्रास, सी देखें शिक्षण संस्थानों की कमी, और डी देखें रोजगार के अवसरों की कमी। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आंसर देखने की कोशिश बी, संसाधनों, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा संसाधनों का ह्रास होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा, बाकी सब चीजें वैसे की वैसी, संसाधन जो रिसोर्सेज हमारे पास सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, सबसे ज्यादा डिक्रीज। इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है? अगर घटक आपको याद हो, कंपोनेंट्स आपको याद होंगे, तो अगर आप देखा होगा उसमें जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर माइग्रेशन, बर्थ हो गया, डेथ हो गया, माइग्रेशन का डी आंसर यानी प्रवास इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की समानता संकल्पना को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द
इक्विटी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ डेवलपमेंट का दिया हुआ कौन सा कहता है? ए अवसरों के लिए समान पहुंच, बी लोगों की क्षमताओं में निर्माण करना, सी विकल्प चयन करने की शक्ति प्रदान करना, डी भावी पीढ़ी के लिए अवसर। तो अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, इक्विटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसरों के लिए समान पहुंच, ए वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव को लाभान्वित के रूप में देखता है? जो लाभान्वित तृतीय होते हैं उनके रूप में देखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखने की कोशिश करेंगे तो ए अगर देखें आय का उपागम, बी कल्याणकारी उपागम, सी आधारभूत आवश्यकता का उपागम और डी क्षमता का उपागम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी है कल्याणकारी उपागम। ठीक है, कल्याणकारी उपागम क्या है? प्रदान करता है, लाभान्वित करता है, ठीक है, मानव को पहुंचाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे ज्यादा पूछा ना क्वेश्चन है, कई बार हमने मैप में भी देखा था इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? तो आंख बंद करके भी लगाया जाता है, नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह ऋतु प्रवासी चरवासी पशु चरण के अंतर्गत आता है? तो अगर आप देखें ए बकरवाल, ठीक है, बी थारू, सी थंथल और डी बी भील। थारू, संथल और भील, अगर आप देखने की कोशिश, थारू, संथल और भील ये तो ज्यादातर बाहर की तरफ रहते हैं, इनमें ऋतु प्रवास की जरूरत नहीं। बस बकरवाल जो है ये माउंटेन रेंजेस की तरफ रहते हैं। भूटिया जनजाति हो गई आपके पास में, बकरवाल्स हो गए आपके पास में, ठीक है, और ये गुज्जर्स होते हैं, ये ज्यादातर क्या कहते हैं, चेंज करते हैं, जैसे जैसे ऋतु में पर्व होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। गर्मियों में ये लोग क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ यानी बंगाल की तरफ चले जाते हैं, और ठंडियों में मैदानों की तरफ आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए यानी बकरवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि को मिल्पा कहा जाता है? ए ऑप्शन मैक्सिको, सी मलेशिया, सी दिया हुआ है भारत और डी इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर देखेंगे इसका जो होगा वो 21 का होगा आपके पास में, नहीं 22 का। ए आंसर होगा मैक्सिको, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरह निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नकदी फसल है? ठीक है, यानी आपके देखने को मिलेगा जो मेजर कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है। ठीक है, 23 का अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ए ऑप्शन दिया मक्का, बी दिया हुआ गेहूं, सी दिया हुआ चावल और डी दिया गन्ना। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है डी वाला। ठीक है, डी वाला जो इसका आंसर है गन्ना, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन, ठीक है, प्रश्न और शोधन कार्यों में क्यों पीछे हट रहे हैं? ठीक है, ए दिया हुआ कम श्रमिक लागत, बी दिया अधिक श्रमिक लागत, सी दिया रोजगार के अवसरों की अधिकता और डी दिया श्रमिक शक्ति की कमी। अगर 24 का देखने की क्वेश्चन है, बी यानी अधिक श्रमिक लागत होती है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं, मैप का क्वेश्चन था, मैंने आपसे एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैप का क्वेश्चन डाला था, आपको वीडियो डाल के बताया था, उसमें काफी सारे मैप्स उसमें से आ रहे हैं, काफी सारे मैप्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 25 नंबर को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश की पहचान कीजिए। तो आप यहाँ पे देखें ये है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। इसका आंसर माना जाएगा बी यानी कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 का जो आंसर दिया हुआ है बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का एक समुद्री पत्तन है? 26 की तरफ देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें अदन। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप बी वाला जो इसका डी ऑप्शन जो दिया हुआ है 26 का करेक्ट माना जाएगा, अदन इसका करेक्ट आंसर है। 27 में से निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र है? अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 27 और ये है वेल्ड। 27 का आंसर जो होगा वेल्ड इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 28 क्वेश्चन चलते हैं। एशिया के मेगा सिटी की पहचान कीजिए। तो आराम से आप पहचान सकते हैं एशिया की दी हुई सिटी कौन सी है? दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली इसकी सही इसका आंसर माना जाएगा। 28 का ए आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अमेरिका का वायु पतन है? ठीक है, तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इजीली पता लग रहा है ये शिकागो है, शिकागो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनिए।
ठीक है। तो आपके पास अगर देखिए व्यवहारवादी भूगोल दिया हुआ है, अवकाश भूगोल दिया, विपणन भूगोल दिया, सांस्कृतिक भूगोल दिया हुआ है, तो किसका क्रम किसके साथ मिल रहा है ये आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक देखेंगे जो व्यवहारवादी है वो मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अवकाश जो भूगोल हमारे पास देखने को मिलता है वो शास्त्र जो समाजशास्त्र होता है उसके साथ मिलता है। सी जो आपके पास दिया विपणन व्यवहारिक व्यावसायिक भूगोल के साथ मिलता है, और सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल के साथ। इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उपागमों को समय के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखें ये दिया हुआ है आपके पास में किस तरह से उसको अवरोही क्रम में लगाना है, किस तरह से उसको लगाया जाएगा, ठीक है। कई बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं इसमें, तो उनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब वो नहीं हो पा रहा था। हिंदी वाले बच्चों को अवरोही क्रम करें तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले आएगा अन्वेषण यानी वितरण का काम करना, यानी जो आपके पास दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट अगर देखें सेकंड वाला अगर देख लेंगे तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर आपके पास फोर्थ प्रादेशिक विश्लेषण होगा, फिर थर्ड आपके पास क्षेत्र विभेदन होगा, और फिर फर्स्ट आएगा भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसके सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। कूपन खनन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कूपन खनन की जो है इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करेंगे, बाकी सब अगर देखें यह खनन सबसे सस्ता तरीका है, नहीं सबसे महंगा पड़ता है ये, और ये ही इसका जो आंसर है करेक्ट में आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर। बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स से मैच कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें क्या करें करेक्टरिस्टिक से मैच कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से सही का चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा मैच कर रहा है हमारे साथ में। तो अगर आप देखेंगे तो मध्यम वाले को देखने की कोशिश कीजिए, आप अगर देखने की कोशिश करेंगे जो आपके अति उच्च है, ये सारे जितने भी अति उच्च वाले हैं, ए वाला ये करेक्ट माना जाएगा, ए वाला इसको है करेक्ट आंसर माना जाएगा। अति उच्च वाले जो होंगे हमारे पास में वो इसके अंदर आएंगे, अति उच्च ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड आयरलैंड, ये सबसे ज्यादा इसमें ये सही सिर्फ, बाकी सब में गड़बड़ घोटाला देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट को देखना है, आपने पढ़ना है। पहली स्टेटमेंट लिखा है एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ देगा शिक्षा के अभाव में उसका विकल्प सीमित है। सीधी बात है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब डी दोनों कथन सही है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है और आपके पास दिया हुआ है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 35 में दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है 2500 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर में दिया है, जबकि कुल जनसंख्या जो दे रखी है वो आपकी 1 मिलियन के आसपास दी हुई है। तो आप सबको पता है जनसंख्या घनत्व का फार्मूला क्या होता है, कुल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल से कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दीजिए, तो इजीली अगर आपको देखने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर जो निकलेगा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों का पठन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें तीन दिए हुए आपके पास, पहला दिया है क्षेत्र की वनस्पति को जला दिया जाता है, एक जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करती है। टू दिया इसमें सेकंड वाला, इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा दिया गया है इसके अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए यांत्रिक एवं रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। आदिकालीन कृषि की बात की जा रही है, तो अगर आप देखने की कोशिश करें पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो निर्वाह के लिए अपने लिए कर रहा है, ठीक है, अपने लिए वो एग्रीकल्चर करने का सब्सिडेशन करने की कोशिश करता है। तो उसमें देखा जाता है तो पहले दो ऑप्शन सही है, तो उसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, सी वाला है जिसमें पहले दो सही है हमारे पास में। 37 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि प्रमुखता में उगाई जाती है? तो आप तुरंत क्लिक कर जाए, खट्टे फलों की बात हो सिट्रस, तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए, अंगूर अंजीर और जैतून, ठीक है। 37 का जो आंसर होगा ए ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की विशेषता नहीं है? मिक्स जो हमारे पास एग्रीकल्चर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं रखा गया है। ठीक है, 38 का अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, कृषि में खेतों का आकार विशाल होता है, नहीं होता, विशाल तो होता ही नहीं है। पहली ही स्टेटमेंट आपकी जो दी हुई गलत है, इसका मतलब ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी चीजें उसमें मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं हम लोग। 39 में दिया कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाएं, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, शैक्षिक नगर, ठीक है, पर्यटन नगर, वाणिज्य नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। अगर आप देखने की कोशिश करें 39 में, तो अगर आप देखेंगे तो इसका शैक्षिक नगर जो दिया हुआ है वो है हमारे पास अलीगढ़। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट होता है, तो इसका मतलब ए ही ऑप्शन होगा हमारे पास में। शैक्षिक नगर हो गए, अलीगढ़ हो गया। पर्यटन नगर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो जोधपुर हमारे पास देखने को, वाणिज्य नगर की तरफ देखने की कोशिश करें सहारनपुर, धार्मिक सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नगरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में रखने से संबंधित सही विकल्प की चीज है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा वृद्ध मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे कोलकाता और चौथे नंबर चेन्नई। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है 1901 से 1921 की अवधि में को भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवधि स्थिर अवस्था कहा जाता है। और दूसरे में क्या, इस दौरान जन्म और मृत्यु तो दोनों ही उच्च रही है। तो अगर आप देखें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट है। अगर आप सी ऑप्शन देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और कथन जो सेकंड दिया हुआ फर्स्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। दिए गए युगों में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बताया गया कौन सा इसको मैच करने की कोशिश करना है आपने, और बताना है इसमें कौन सा सही है, सही सिस्टम कौन सा बन रखा है। 42 को अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वेस्ट बंगाल नहीं है, वो है बिहार। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ही गलत है। उसके बाद दूसरा देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरला, सही है ये तो। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब नहीं है। ठीक है, उसका जो सबसे ज्यादा प्रतिशत देखने को मिलता है गोवा में देखने को मिलता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा नहीं है। ठीक है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यानी इसका करेक्ट आंसर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आप ध्यान से देखने की कोशिश। स्टेटमेंट 1 दी हुई जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, सही है। इससे जनसंख्या के स्थानिक विवरण को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है। और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी कर रही है। इसका मतलब अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, कथन ए कथन 2 की सही व्याख्या करती है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। भारत में नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्पों का चयन कीजिए। तीन आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है भारत के नगरों संबंधित। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था। इसका मतलब ये सही बात कह रहा है, ए वाली सही बात कह रहा है। सेकंड में कह रहा है ये विकसित देशों की तुलना में काफी कम था, ये भी बात सही है। क्वेश्चन उसके बाद स्टेटमेंट 3 में कह रहा है नगरीकरण की वृद्धि पिछले 2 दशकों में तीव्र हुई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सही नहीं है। तो पहली दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन की तरफ जाए तो हाँ, ए ऑप्शन का करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, तो 45 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाली वृत्त जल संपर्क विकास परियोजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, कौन सा उसके अंतर्गत नहीं रखा गया हरियाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो जल से संबंधित है? ठीक है, तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, पेयजल सही है, सिंचाई बिल्कुल सही है, मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, डी यानी उद्योग नहीं है, उद्योग का कोई भी संबंध हरियाली प्रोजेक्ट के साथ नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। यहाँ के दिया निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन कीजिए, सही विकल्पों का चयन कीजिए। हमारे पास तथ्य दिए हुए, बताना है सही कौन सा है इसमें से। पहला अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें दिया हुआ आजकल वर्षा जल संग्रह विधि का राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा दिया है वर्षा जल संग्रहण से नगरीय क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, जल स्तर बढ़ रहा है उसके कारण। ठीक है, उसके थर्ड देखने के अधिकांश नगरों शहरों में जल की मांग बढ़ रही
रही है, बिल्कुल सही है, जल की मांग बढ़ रही है। फोर्थ वाला जल वर्षा जल संग्रहण का ग्रामीण क्षेत्रों में कोई लाभ नहीं, बिल्कुल गलत। यानी पहली 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर अगर देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। तो अगर आप देखें तो इसका ए आंसर यानी 46 का ए आंसर होना चाहिए। 46 का ए आंसर है, क्लियर है, 46 का ए ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। भारत में किस वर्ग के नगरों की संख्या सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको कि जो 5th नंबर का आपके पास में कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा नगर होता है। अगर आप देखें डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया था जब मैं आपको टेबल बता रहा था, तो उसमें मैंने कई बार बोला था कि नगरों की संख्या कई बार पूछी जाती है और यही क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे आ रखा है। 5th नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 48, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है? ठीक है, तो अगर आप देखने को है दिल्ली दिया हुआ, ए बी जो चंडीगढ़, सी प्रयागराज और डी मदुरई। तो प्रशासनिक केंद्र स्वतंत्रता के बाद दिल्ली नहीं हो सकता, पहले से था। प्रयागराज धार्मिक नगर है और इसके बाद अगर आप देखें मदुरई भी था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 48 का बी ही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं स्रोत। एक स्रोत दिया हुआ है आपके पास जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विविधता को लेकर के। ठीक है, आप सबने स्रोत पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 49 को लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या जो देखने को मिल रही है, जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। तो देखिए किसकी है 49 में, अगर आप देखने की कोशिश करें, ए बिहार, बी दिया हुआ उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश की, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 का आंसर होगा बी। ठीक है, 50 पे चलते हैं। 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली? इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र दिया हुआ ए में, बी में बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे अधिक गिरावट आ रही है 1 से 2011। 51 में देखें, क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। निम्नलिखित में किस राज्य में 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 51 को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर भी अगर आप देखेंगे 51 का, तो अगर हम देखें ए तमिलनाडु, बी दिया उत्तर प्रदेश, बी दिया आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी दिया बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी तमिलनाडु 2001 से 2011 के जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा दर्ज की गई है। उसके बाद चलते हैं 52 की तरफ। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित कौन सा सूत्र है? तो प्राकृतिक यानी नेचुरल देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सीधा उसका अगर फॉर्मूला देखो, जन्म माइनस मृत्यु, जन्म से मृत्यु को मान के तो प्राकृतिक दर निकल जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो ये इसका दिया हुआ था। उसके बाद ग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, ग्राफ में बता रखा है कि अलग अलग कंट्रीज के बताए हुए और उनकी जनसंख्या बता रखी है। अगर निम्नलिखित में से 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, तो आप देखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन थे आपके पास में, दिया मैक्सिको, बांग्लादेश, सी दिया ब्राजील और डी दिया नाइजीरिया। अगर 53 का आंसर देखेंगे तो यानी ब्राजील सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ब्राजील ही आ रहा है इसमें। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले देशों की संख्या सबसे अधिक है? अगर आप यहाँ देखें सबसे ज्यादा अगर देखने की कोशिश की जाए तो ए एशिया, बी दिया हुआ उत्तर अमेरिका, सी दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका और डी दिया हुआ है आपके पास अफ्रीका। ठीक है, तो अगर आप देखें एशिया के सबसे ज्यादा देश है जिसके अंदर देखने को मिलेगा एशिया का, चीन भी आपको देखने को मिल रहा है, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये काफी सारे देश जो है एशिया कॉन्टिनेंट से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम सघन जनसंख्या वाला है? ए ब्राजील, बी इंडोनेशिया, सी रूस और डी पाकिस्तान। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 55 को, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रूस का दिया हुआ है सबसे कम और बाकी सबका दिया, इसका आंसर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, कौन सा देश हमारे पास यूएस से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा यूएसए के जस्ट बाद नीचे भारत दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं 53 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलते हैं 57 की तरफ। वो दृष्टिबाधित क्वेश्चन थे, दृष्टिबाधियों के लिए थे, फिर भी मैं पढ़ के बता दूं दृष्टिबाधियों के लिए भी जो प्रश्न दिए उनको बता दें। कई बार होता है ग्राफ की जगह उनके पास दिया हुआ है तो आपको
निम्नलिखित में से कौन सा देश 53 दृष्टि बाधित वालों के लिए निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, तो 53 का आंसर अगर देखने सघन जनसंख्या वाला देखने को मिल रहा है तो आपके पास दिया हुआ है सी, यानी चीन है। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 54 को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, निम्नलिखित देशों में कौन सा सबसे कम सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, तो आप देखोगे जो मैक्सिको है वो सबसे कम सघन जनसंख्या वाला है। निम्नलिखित में कौन सा सघन जनसंख्या वाला अफ्रीकी देश है? तो ए ऑप्शन दिया इंडोनेशिया, बी दिया रूस, सी दिया नाइजीरिया और डी दिया है ब्राजील। इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो आप देखोगे तो इसमें एक ही देश है जो अफ्रीका से संबंध रखता है, वो नाइजीरिया ही है, और बाकी देश जो है एशिया से संबंध यानी और दक्षिण अमेरिका से संबंध रखते हैं। 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थिति जो देखने की स्थिति के संदर्भ निम्नलिखित में किस में विषम विकल्पों का चयन कीजिए? विषम जो दिख रहा है विकल्प उसका चयन करना है। ए दिया भारत, बी चीन, सी दिया मैक्सिको, डी दिया जापान। बाकी एज जो हमारे पास दिए हुए हैं वो एशियन कंट्री से जुड़े हुए हैं। सी जो हमारे पास 56 दिया हुआ है वो है दक्षिण जो उत्तरी अमेरिका वाले भाग है मैक्सिको उससे जुड़ा हुआ है। इसका सी इसका ऑड दिया हुआ है। क्लियर है? चलें क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। हमारे पास टेबल दिया हुआ है 57 में, निम्नलिखित में से किस दशकों में नगरों की दशमीय वृद्धि सबसे कम रही है? अगर दशम देखने की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं 57 में, तो सबसे ज्यादा कम जो देखने को मिल रहा है वो किस में देखने को मिल रहा है? वो है हमारा 31 से लेकर के और 41 के बीच में। ठीक है, 58 को देखते हैं, निम्नलिखित किस दशक में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है? 58 को अगर देखने की कोशिश करें तो अगर आप वृद्धि देखने की कोशिश करोगे तो 91 से लेकर के 2001 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, 2000 देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आया है 2000। अगर आप देखने 58 का देखोगे तो 91 से 2001 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है। निम्नलिखित किस दशक में नगरों की संख्या में कमी आई है? अगर आप कमी की देखने की कोशिश करोगे तो 1901 से लेकर 1911 तक सबसे ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर पर दिया है 1901 से 1901 से 1911 के दशक में नगरीय जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी को वहीं पे निकालेंगे तो 89,700 के आसपास है आपके दिया। तो आप सबने देखा कि अगर आपने वो जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने कराए थे अगर आपने सॉल्व किया तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ रहे थे। मैं आपको टर्म 2 के लिए भी करता हूँ कि टर्म 2 में जो मेरे वीडियोस आएंगे प्लीज उनको वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए जो आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए। थैंक यू।